गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार, आपका एसएसटी का टीचर डीएलएड 4th सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आधुनिक भारत को पढ़ाने के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो आज रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट का क्या परिणाम हुआ या जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कैसे हुई और क्या थी। इसके आगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन अगर समय मिला तो हम इसको पूरा करेंगे। रोलेट एक्ट क्या था? क्या रोलेट एक्ट इतना बड़ा इसका परिणाम हुआ कि हजारों लोग जलियांवाला बाग में हत्याकांड का शिकार हो गए। रोलेट एक्ट जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, एक रिटायर्ड न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया गया और इनको ये जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 3 सदस्य थे। इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि भारतीय जनमानस में, भारत में इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां जो बढ़ रही हैं, आतंकवादी प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, इसको किस प्रकार से कम किया जाए। सर सिडनी रोलेट ने लगभग 2 वर्षों तक इस पर कार्य किया और भारतीय जनता और भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और देखा कि अंग्रेजों का दमन, अंग्रेजों के द्वारा वसूल की जाने वाली आय और राजस्व, ये तमाम प्रकार की ऐसी कुछ कमियां या खामियां थीं जिसकी वजह से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। क्रांतिकारी गतिविधियां क्या थीं? क्रांतिकारी गतिविधियां जैसे एकदम से ग्रुप बनाकर 10-20 लोग इकट्ठे होकर थाने पर हमला कर देना, सिपाहियों को जला देना, या रेल पर हमला कर देना, मालगाड़ी को लूट लेना, या पटरियों को उखाड़ देना, आने जाने वाले अधिकारियों को समस्या उत्पन्न करना, या अंग्रेजी अधिकारियों को गोली से उड़ा देना। ये ऐसी गतिविधियां थीं जो अंग्रेजी सरकार के लिए एक चुनौती बन गई थी, जिसको दबाना। इसी कार्य को समाप्त करने के लिए सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। सिडनी ने काफी समय तक इस पर विचार करने के पश्चात, छानबीन करने के पश्चात एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक ऐसा कानून लाया जाए जो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई के रूप में निकल कर आए। उन्होंने इसके लिए रोलेट एक्ट बनाया। सर सिडनी के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी, इसलिए ये रोलेट एक्ट अर्थात कह सकते हैं सर सिडनी रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को बनकर तैयार हुआ। क्या था ये रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें ये कहा गया था कि इसमें शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकते हैं। कितने दिन तक उसको रखा जाएगा, इसका उसको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। इसके खिलाफ न कोई दलील सुनी जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें न कोई दलील हो सकती थी, न कोई वकील हो सकता था और न कोई अपील की जा सकती थी। इस एक्ट की पूरे भारत में
पुरजोर विरोध हुआ, इस एक्ट का विरोध हुआ और इसी विरोध के चलते महात्मा गांधी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 24 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने बंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। यह प्रारंभ में 6 अप्रैल को होनी थी, लेकिन जिसमें सत्य और अहिंसा को अपनाया गया। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1919 को बंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और इस आयोजन में ये शपथ ली गई, ये संकल्प लिया गया कि रोलेट एक्ट का विरोध हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आधार पर करके चलेंगे और इससे हमें सफलता प्राप्त होगी और ये एक्ट वापस जाएगा। ये जो कानून है इसको वापस लेना पड़ेगा। प्रारंभ में सत्याग्रह जो सभा थी इसमें विरोध हुआ कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस एक्ट का विरोध कैसे संभव है। इस बात का जो सत्य और अहिंसा का संकल्प लिया गया, इसका विरोध करने वाले भी कुछ नेता थे, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री। किंतु फिर भी महात्मा गांधी को होम रूल लीग का समर्थन प्राप्त था और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों के सहयोग से इस सत्याग्रह सभा को पारित करा दिया गया और इसमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर रोलेट एक्ट कानून का विरोध करना था। हम आपको बताना चाहेंगे, पहली बार महात्मा गांधी इतने बड़े स्तर पर, कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी कानून का विरोध करने के लिए हड़ताल के लिए निकले थे। इसके पश्चात ये सत्याग्रह सभा हो गई, लेकिन सत्याग्रह सभा 24 फरवरी 1919 को थी। आने वाले समय में दिल्ली में एक सभा का आयोजन किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही पूरे देश में, दिल्ली में, अमृतसर में, पटियाला में भयंकर हिंसा देखने को मिली। इस एक्ट का विरोध इतना चरम हो गया कि पंजाब में कई एक जगह इतने आतंकवादी घटना, या कह सकते हैं पंजाब में दंगे हुए, जिससे कई लोगों की जान गई। अंततः उस समय अंग्रेजी सरकार ने स्थिति को देखते हुए पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया, धारा 144 लागू कर दी। पंजाब में उस समय कमांडर जनरल ओ डायर हुआ करता था। पंजाब की इन घटनाओं को रोकने के लिए लोग सड़कों पर उतरे और उसमें 2 महत्वपूर्ण नेता, जिन्हें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल प्रमुख थे। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन उस समय इस रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले प्रमुख नेताओं में एक थे। इन प्रमुख दोनों नेताओं को अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया। इसी के विरोध में पंजाब में आंदोलन शुरू हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के पास एक जलियांवाला नामक स्थान है, वहां पर एक सभा का आयोजन हुआ। क्यों हुआ कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए, जो कि अंग्रेजी शासन ने उन्हें पकड़ लिया था। हालांकि उस समय धारा 144 लागू थी और शांति प्रिय आंदोलन ये लोग चला रहे थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप से कानून का तो उल्लंघन था ही। लेकिन जब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इनके विरोध में, इनको छुड़ाने के लिए पंजाब में अमृतसर के पास जलियांवाला नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन हुआ और इस सभा में काफी संख्या में भीड़ थी। और ये सभा इसलिए भी उसी दिन रखी गई कि
13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन था। बैसाखी के दिन पंजाब में त्योहार मनाते हैं, फसल की कटाई का त्योहार शुरू हो जाता है और बैसाखी 13 अप्रैल 1919 को थी, तो इसलिए 13 अप्रैल को इस सभा का आयोजन किया गया। अब ये जलियांवाला नामक स्थान पर, जलियांवाला बाग नामक स्थान पर उस समय लगभग 2000 से ज्यादा लगभग भीड़ रही होगी और एक ऐसा स्थान था जहां पर चारों तरफ से इसकी दीवारें बंद थीं। एक छोटी सी सकरी गली थी और जलियांवाला बाग में एक कुआं भी स्थित था। अंग्रेज कमांडेंट डायर ने यह आदेश दिया कि सभा को एकदम से खाली किया जाए। डायर के साथ अंग्रेजी सेना पहुंच गई और डायर ने चारों तरफ से निकलने वाले जो भी रास्ते थे, एक छोटी सी सकरी गली मैंने बताया, वो भी बंद कर दिया गया। जनरल डायर भीड़ पर लगातार गोलियां चलाने का आदेश दिया और भीड़ पर तब तक गोलियां चलती रहीं जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। ये नरसंहार पहली बार जलियांवाला बाग में देखने को मिलता है। इस नरसंहार में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 2000 से अधिक घायल हो गए, जिसमें बूढ़े, जवान और बच्चे भी सम्मिलित थे। ब्रिटिश सरकार में ये पहली बार इतनी दमनकारी नीति देखने को मिली थी, ऐसा दमन चक्र देखने को मिला था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी घटना थी जो कि इस समय जो हमारे वयोवृद्ध नेता, जिसमें महात्मा गांधी और सप्रू, किचलू जैसे लोग विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, अंग्रेजी सरकार आगे चलकर हमारा सहयोग करेगी, इससे भी उनका भरोसा उठ गया। अब समझ में आ गया था गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकरलाल बजाज जैसे नेताओं को कि अगर हमें स्वतंत्र आजादी के लिए लड़ाई लड़नी है तो अपनी ही दम पर लड़नी पड़ेगी, अर्थात अंग्रेजी सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिल सकती। अंग्रेजी सरकार केवल दमन चक्र चलाना जानती है और कुछ नहीं। इस रिपोर्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड में घटना की चारों तरफ विरोध हुआ और इसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ और कमेटी में सर हंटर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हंटर ने 300 या 400 से ज्यादा व्यक्तियों के मरने की पुष्टि नहीं की और इतने ही लोगों के लगभग घायल होने की बात कही। और इसके पश्चात बुरा तो तब लगा जब जनरल डायर को इस कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया गया और इसे तलवार भेंट की गई। उससे कहा गया उस समय की परिस्थिति देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। किंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुछ लोग जीवित भी बचे थे, जिनमें से पंजाब के ही एक उधम सिंह थे, जिन्होंने कुछ सालों के पश्चात जिसका जो प्रमुख अधिकारी, इससे भी बड़ा जो प्रमुख अधिकारी जनरल डायर था, उसको इंग्लैंड में जाकर गोली मार दी। इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड का उधम सिंह ने बदला लिया। इधर जलियांवाला बाग हत्याकांड की विवशता को देखते हुए महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अपने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। शंकरलाल बजाज ने मंत्री की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया और तमाम ऐसे भारतीय वकील, पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। इस घटना का इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि आने वाले समय में, आधुनिक समय में भी 2016 में महारानी एलिजाबेथ ने जब भारत की यात्रा की और पंजाब में गई तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसके लिए खेद प्रकट किया और ये कहा कि ये ब्रिटिश इतिहास के लिए एक धब्बा है। इतना गलत कांड था ये। इस प्रकार से नियति भीड़ पर गोलियां चलाना जनरल डायर के लिए शोभा का कार्य नहीं था, ये बहुत ही निकृष्ट कार्य था।
इसके पश्चात जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हो गई और भारत के राजनेताओं को लगा कि इस उदारवादी नीति के माध्यम से या सहयोग की भावना से हम आजादी को प्राप्त नहीं कर सकते, तो गांधी जी ने इसके लिए अलग से उपाय सोचे। और इसी समय से 1919 के बाद हम देखते हैं कि गांधी का युग चरम पर पहुंचता है। इसी समय खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन क्या था? 1919 में तुर्की के नाम से जाना जाता है, वहां पर मुस्लिम जगत गुरु अर्थात खलीफा हुआ करता था। अंग्रेजी सरकार ने टर्की पर अधिकार कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और अधिकार करने के पश्चात वहां के खलीफा को बंदी बना लिया और उसके अधिकार सारे समाप्त कर दिए। क्योंकि भारत में भी मुसलमानों की जो आबादी थी बहुलता में थी, तो यहाँ के हिंदू और मुसलमान इन्होंने इस बात का विरोध किया। टर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का खलीफा हुआ करता था। यहाँ के मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इसी समय महात्मा गांधी ने मुस्लिम और हिंदुओं को पास लाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा इस समय आपको भी हमारी जरूरत है और हमें भी आपकी सहायता की जरूरत है या आवश्यकता है, तो क्यों न दोनों लोग मिलकर भारत की आजादी के लिए और आपके हितों के लिए प्रयास करें, तो इसमें सफलता प्राप्त होगी। और इसमें खिलाफत आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दो मुस्लिम नेताओं की थी, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। हालांकि इसमें अबुल कलाम आजाद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में सहयोग का कार्य किया और अंग्रेजों की खिलाफत की। अंततः जब टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा शासक बना, तो उसने खलीफा का पद समाप्त कर दिया और 1920 या 21 के आसपास ये खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया, क्योंकि अब खलीफा जैसे पद की कोई गरिमा नहीं रही, या खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया तो भारत में भी स्वतः ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन भारत के नेताओं को अब लगने लगा था कि आजादी के लिए हमें कुछ नया मार्ग अपनाना पड़ेगा, और इसी के लिए महात्मा गांधी ने कलकत्ता में एक कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करवाया। उन्होंने कहा कि अब हम भारत में आजादी के लिए सहयोग नहीं कर सकते अंग्रेजों का। उन्होंने कहा अंग्रेजी सरकार का सहयोग करके हमें कोई फायदा नहीं हुआ, अतः अब हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। असहयोग आंदोलन की जो नींव थी 1920 में रखी गई। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से कहा कि अगर मेरे द्वारा बताए मार्ग पर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहो और ब्रिटिश सरकार का सहयोग करो और अपने जो कार्य हैं रचनात्मक कार्यों में अपना काम शुरू करो या रचनात्मक कार्यों के लिए आगे बढ़ो और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करो, तो निश्चित ही 1 वर्ष में आपको आजादी मिल जाएगी। क्योंकि इस समय तक आते आते महात्मा गांधी भारत के केंद्रीय सत्ता या कह सकते हैं केंद्र के एक प्रमुख नेता थे। समस्त भारतीय जनता महात्मा गांधी पर भरोसा करती थी, इसीलिए असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था कुछ नेताओं के विरोध के बावजूद भी पास कर लिया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने से पहले ही तिलक उस समय सबसे कह सकते हो कद्दावर राजनेताओं में थे। तिलक जैसे महान क्रांतिकारी देशभक्त नेता का देहांत हो गया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक फंड की स्थापना की, जिसमें 60 लाख रुपए इकट्ठा करने की बात कही। लेकिन देखते ही देखते तिलक फंड में 60 लाख से अधिक रुपए अर्थात 1 करोड़ के आसपास इकट्ठा हो गए। ऐसे देशभक्त और क्रांतिकारी
नेता थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को बेताज बादशाह कहा जाता है। अर्थात आगे चलकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन का मतलब ये है कि हम सरकार का सरकारी नीतियों में, सरकारी पॉलिसी में, सरकारी विद्यालय में, सरकारी कामकाज में किसी भी रूप से सहयोग नहीं करेंगे। हम सहयोग नहीं करेंगे अर्थात भारत का कोई भी नागरिक, भारत की जनता असहयोग करेगी। इसका परिणाम क्या होगा? जब हम वो खेती करवाएंगे तो मजदूर नहीं मिलेंगे। सरकारी पॉलिसी को कोई कानून बनाएंगे, हम उसको मानेंगे नहीं, हम उसका साथ नहीं देंगे। उद्योग धंधे लगाएंगे, हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। जब उनके सारे कामकाज हम ठप कर देंगे तो 1 साल के भीतर ही उनकी कहते हैं कि आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। अब जब ये काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो इसके बदले में उन्होंने कहा कि हम अपने अपने बच्चों के लिए स्वयं अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करेंगे, हम विद्यालय खोलेंगे, कपड़ों के लिए हम चरखा चलाएंगे, घर परिवार के लिए हम खेती करेंगे और घरेलू स्तर पर स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। काफी समय तक यह आंदोलन समस्त भारत में बढ़ चढ़कर चलता रहा। 1 वर्ष का समय लगभग चल रहा था। आंदोलन अपने चरम पर था। अंग्रेजों की मनोदशा खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे असहयोग आंदोलन बीच में ही महात्मा गांधी को रोकना पड़ा। घटना क्या थी? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटित हुई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ भीड़ कह सकते हो, कुछ लोग जा रहे थे और अपने भारत की आजादी का नारा लगा रहे थे। उसी समय एक थाना या चौकी रही होगी, वहां लोगों से, पुलिस वालों से झड़प हो गई और इस झड़प में, टकराव में भीड़ उग्र हो गई और इस भीड़ ने लोगों को इकट्ठा करके थाना में बंद कर दिया और लगभग उसमें 22 सिपाही थे, उन सभी को जिंदा जला दिया। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के लिए, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे, उनके लिए यह घटना बहुत ही जघन्य थी। अब महात्मा गांधी को समझ में आ गया था कि भारत की जनता इस समय पूर्ण आजादी के लिए तैयार नहीं है। अर्थात वो जानते थे कि अगर ऐसी दिशा रहेगी और ऐसे में अगर इन्हें आजाद करा दिया जाए तो ये आपस में लड़ मर करके ही अपना ही नुकसान कर लेंगे, खत्म हो जाएंगे। अर्थात उन्हें समझ में आ गया कि अभी जो आंदोलन है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम चलाकर भारत को आजादी नहीं दिला सकते। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं और यही 12 अप्रैल, लगभग 11 या 12 अप्रैल 1922 को 5 फरवरी के बाद 1922 में ही चौरी चौरा कांड घटना के पश्चात इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात महात्मा गांधी की 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया और 13 मार्च 1922 को इसी के आंदोलन के खिलाफत के फलस्वरूप 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए कड़े कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके पश्चात गांधी जी के जीवन में या गांधी जी का जो दौर था उसमें थोड़ा सा हमें ब्रेक देखने को मिलता है। इस प्रकार हमने आपको बताया कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के पश्चात 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और यह असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पर था तो ऐसे समय पर इसको वापस लेना बहुत बड़ी भूल थी और इसका विरोध भी गांधी जी को देखने को मिला, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का विरोध किया।
लोगों ने कहा कि जब आंदोलन अपने चरम पर था और भारत को आजादी मिलने ही वाली थी, तो ऐसे समय पर आंदोलन को वापस लेना बहुत बड़ी भूल साबित हुई या बहुत बड़ी भूल साबित होगी। तो इस प्रकार से आज हमने आपको आधुनिक भारत के चैप्टर के तहत रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट ना दलील ना वकील ना अपील, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई इसी के तहत। और इसके पश्चात महात्मा गांधी ने, केसरे हिंद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नाइटहुड शंकर लाल बजाज ने मंत्रिपरिषद की मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्या था, टर्की के कमाल पाशा, टर्की का उस समय जो खलीफा हुआ करता था उसको गिरफ्तार कर लिया जब और उसके अधिकार समाप्त कर दिए, तो मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे भारतीय नेताओं ने, जिसमें अबुल कलाम आजाद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा गांधी जी ने सहयोग किया, इन लोगों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, जो 1921 तक ये भी अपने आप समाप्त हो गया। मुस्तफा कमाल पाशा ने टर्की में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। उसके बाद असहयोग आंदोलन, मैंने बताया कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास करवाया। उन्होंने कहा कि हम जो कार्य बता रहे हैं बेसिक कार्यों के आधार पर 1 वर्ष के अंतर्गत हम भारत को आजादी दिलाने का कार्य करेंगे और सरकार का अब हम किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे, अर्थात असहयोग करेंगे और इसी असहयोग के माध्यम पर चलकर, रास्ते पर चलकर भारत को आजादी दिलाने का कार्य करेंगे। किंतु 1 वर्ष के पश्चात 5 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और कामयाबी मिलने ही वाली थी, उस समय भारत में एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने इस आंदोलन को बीच में ही रोक दिया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की घटना थी, जिसमें कुछ भीड़ के साथ सिपाहियों से मुठभेड़ हो गई और जिसमें सिपाही मार दिए गए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।